आज के इस एपिसोड में बात करेंगे 10 ऐसे टर्निंग पॉइंट्स की जिन्होंने इस देश की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी क्यूरियस लोगों का क्लास ऑफ क्यूरियोसिटी में। एक शक्तिशाली राजा ने किया एक आम शिक्षक का अपमान और बदले की आग में जलते शिक्षक ने राजा के वंश को खत्म करने के साथ साथ नींव रखी एक ऐसे अखंड भारत की जो लेकर आया भारतीय इतिहास का सबसे सुनहरा दौर। 326 बीसी में अलेक्जेंडर की सेना भारत की सीमा तक आ पहुंची थी और भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध ही उनसे लोहा ले सकता था। देश को मगध की जरूरत थी और मगध के राजा धनानंद को आगाह करने पहुंचे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर आचार्य विष्णुगुप्त। पर घमंड में चूर धनानंद ने कहा कि उसे मालूम है उसे अपना राज्य कैसे चलाना है, और ये कहते हुए उसने आचार्य चाणक्य को धक्का मारा जिससे उनकी चोटी खुल गई। और तभी आचार्य चाणक्य ने ये शपथ ली कि वो पूरे नंदा एम्पायर को खत्म कर देंगे। एक बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाकर इस तरह ट्रेन किया कि 20 साल की उम्र में उसने धनानंद को हराकर मौर्य शासन की स्थापना की, जिसके बाद चंद्रगुप्त ने काबुल तक के सभी राज्यों को जीतकर अखंड भारत का निर्माण किया। एक ससुर का गुस्सा जिसने एक बाहरी आक्रमणकारी को बना दिया भारत का शहंशाह और दिल्ली पर से हिंदू शासन को हमेशा हमेशा के लिए मिटाकर रख दिया। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के परिवार के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी, पर जब पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगिता को देखा तो उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली, जिससे जयचंद की ईगो हर्ट हो चुकी थी। उसने घोरी को सोने की रिश्वत देकर जंग के लिए तैयार किया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को 16 बार जंग में हराकर माफ कर दिया था, पर 17वीं बार घर के भेदी जयचंद की मदद से घोरी जीत गया और उन्हें बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। एक राजा अपनी जेलसी और ईगो से बाहर निकलकर ये नहीं देख पाया कि वह क्या कर रहा है, और इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में शुरू हुआ मुस्लिम शासन जो अगले 600 साढ़े 600 सालों तक चलता रहा और इसने बदल के रख दिया भारत के इतिहास को। हवा में छोड़ा एक साधारण सा तीर जिसका शिकार हुआ एक असाधारण वीर और बदल गई हिंदुस्तान की तकदीर। एक व्यापारी का बेटा होने के बावजूद हेमू एक ऐसे जाबाज योद्धा थे जो देखते ही देखते हिंदुस्तान के बादशाह आदिर शाह के प्रधानमंत्री बन गए। और हेमू जब बंगाल पर राज कर रहे थे तब मुगल योद्धा हुमायूं ने हिंदुस्तान पर हमला बोल आदिर शाह को मार गिराया, और आदिर शाह के मरते ही हुमायूं ने खुद को भारत का शहंशाह घोषित कर दिया। आदिर शाह की मौत के बाद हुमायूं को सबक सिखाने के लिए हेमू ने बंगाल से दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली के रास्ते में हेमू ने लगातार 22 जंग जीती और मुगलों के गढ़ों को मिट्टी में मिला दिया और खुद को हेमचंद्र विक्रमादित्य का टाइटल देकर उसने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। उसी दौरान हुमायूं की मौत हो गई थी। अब दिल्ली पर हेमू का शासन था, पर जब हुमायूं के बेटे अकबर को वो तख्त वापस चाहिए था तो बैरम खान की गाइडेंस में उसके और हेमू के बीच बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें हेमू की इतनी बड़ी आर्मी देखकर अकबर का सेनापति बैरम खान तक हिल गया। और हेमू बड़ा मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था, वो हाथी पर सवार होकर अकबर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी ओर मुगल सेना हवा में तीर चलाकर दुश्मन के हाथियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। हवा में छोड़ा गया एक तीर आकर हेमू की आंख में लगा और इतिहास बदल गया। हेमू ने जोश में आकर आंख में से तीर निकालकर लड़ना जारी रखा और इसी एक भूल की वजह से वो जीती हुई बाजी हार गए। उनकी आंख से लगातार खून बहता रहा, जिस वजह से वो बेहोश हो गए। उन्हें बेहोश होता देखकर उनकी सेना को लगा कि वो शहीद हो गए हैं, और फिर मची भगदड़ का फायदा उठाकर बैरम खान ने हेमू को धर दबोचा और फिर पहुंच गई दिल्ली मुगलों के पास। काफी सालों बाद ऐसा समय आया था कि एक हिंदू रूलर ने अपना तख्त मुगलों से ले लिया था, पर एक हवा में भटकते तीर ने फिर से वो हिंदू किंगडम का सपना नष्ट कर दिया। एक वेस्टर्न एक्सप्लोरर ने ढूंढ निकाला इंडिया तक पहुंचने का रास्ता, और उस रास्ते यहाँ पहुंचने वाले यूरोपियंस ने देश का रंग ढंग बदल कर रख दिया। 20 मई
1498 को पोर्टुगीज सेलर वास्को डी गामा ने रखे कैलिकट बीच पर अपने कदम और कैलिकट के राजा से परमिशन लेकर शुरुआत की इंडिया में ट्रेडिंग की। वास्को डी गामा से पहले क्रिस्टोफर कोलंबस भी इंडिया आना चाहता था, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रपोजिशन था यूरोपियंस के लिए, क्योंकि स्पाइसेस जो ऑफर करती थी इंडिया वो तो गोल्ड से भी बेटर थे। हिंदुस्तान के साथ होते इस स्पाइस ट्रेड ने पोर्टुगल को काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग बना दिया था। धीरे धीरे मालाबार कोस्ट में गोवा तक पोर्टुगीज कॉलोनीज की भरमार हो गई, जिसे कॉलोनाइजेशन की शुरुआत माना जा सकता है। पर सिर्फ पोर्चुगीज इंडिया से फ़ायदा उठाए, ये बात बाकी यूरोपियन देशों के गले के नीचे उतरने वाली तो थी नहीं। बस धीरे धीरे डच, ब्रिटिश, फ्रेंच अपने जहाज़ लेकर इंडिया आने लगे, और इन सब में ब्रिटेन तो एक कदम और आगे निकल गया। उसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, जिससे वो अपनी शर्तों पर जैसे चाहे ट्रेड कर सके, और हिंदुस्तानियों को अपने ही देश में गुलाम बनकर रहना पड़ा। 2000 सालों से भारत को जोड़ती और व्यापार को बढ़ाती एक सड़क, ग्रैंड ट्रंक रोड, 3rd सेंचुरी BC में एक सड़क बनवाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने आने वाले शासकों को अपने व्यापार बढ़ाने का ऐसा रास्ता दिखाया कि हर बड़े शासक के लिए उस सड़क का विस्तार बन गया बेहद ज़रूरी। पर इतनी बड़ी रोड तैयार करने के लिए चंद्रगुप्त जैसे सम्राट को भी इंस्टॉलमेंट्स का सहारा लेना पड़ा, और रोड 8 इंस्टॉलमेंट्स में बनकर तैयार हुई, जिसने तक्षशिला, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र और तम्रालिप्ता जैसे शहरों को आपस में जोड़कर ट्रेड और साथ ही सेना का आना जाना काफ़ी आसान कर दिया। हिंदुस्तान के शासक बने शेर शाह सूरी ने इस सड़क को आगे बढ़ाया और इसे नाम दिया सड़क-ए-आज़म, यानी सड़कों में सबसे बेस्ट। सूरी के बाद मुगलों ने इस रोड को अफगानिस्तान में काबुल तक और ईस्ट में पोर्ट सिटी चित्तगोंग तक बढ़ा दिया। मुगलों के बाद भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों ने इस सड़क को और इम्प्रूव करके इसे ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दे दिया। इस रोड की इंपॉर्टेंस को देखते हुए जब इंडिया में हाईवेज बनना शुरू हुए तो इस रोड को नेशनल हाईवे 1 NH1 का नाम दिया गया। व्यापार, सेना का विस्तार या इन्वेडर्स की घुसपैठ, ग्रैंड ट्रंक रोड ने भारत के इतिहास में निभाया है एक बड़ा रोल। इसलिए ये सड़क भी है एक टर्निंग पॉइंट हमारे इतिहास का। 1846 में आई अमेरिका में कॉटन की अचानक कमी ने ब्रिटिशर्स का ध्यान खींचा उनकी पूरी दुनिया भर में मौजूद 56 कॉलोनीज में से रिसोर्सेज से भरपूर सबसे खास कॉलोनी इंडिया की तरफ। और भारत के कोने कोने में उगते कॉटन की फसल को एक साथ शिप करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय था रेलवे की शुरुआत। और 1853 में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच शुरू की गई। अमेरिका में खराब हुई कॉटन की फसल इंडिया में रेलवेज के लिए इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। आज इंडियन रेलवेज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। जंग जीतने के लिए हथियारों की ज़रूरत होती है, गोला बारूद की ज़रूरत होती है और कभी कभी टारपोलिन की भी ज़रूरत होती है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शुरू होने का श्रेय जाता है एक टारपोलिन को। 1612 में शाहजहां से ट्रेड करने की परमिशन लेने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल भी पाती जा रही थी। कलकत्ता पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कंट्रोल नवाब सिराज उद दौला को पसंद नहीं आया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से जाने को कहा। जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो नवाब साहब ने उन पर अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। नवाब की सेना के सामने ब्रिटिश टिक नहीं पाए और नवाब का कलकत्ता पर कब्जा हो गया। इस सब के बाद रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से कलकत्ता आ पहुंचा। इस बैटल ऑफ प्लासी में नवाब की सेना नंबर में काफ़ी बड़ी थी और उनके पास गोला बारूद भी ब्रिटिश सेना से काफ़ी ज़्यादा था। पर उन दिनों बारिश का मौसम था और नवाब ने अपने सेनापति को एक टारपोलिन लाने को कहा था जिससे उनका सारा गोला बारूद ढका जा सके। पर उनका सेनापति भी घर का भेदी निकला और उसने ये काम नहीं किया। हुआ ये कि नवाब की सेना का सारा गोला बारूद तो बारिश में खराब हो गया और अंग्रेज़ों ने बारिश खत्म होते ही अपने गोले बरसाने शुरू कर दिए, जिस वजह से ये जंग नवाब हार गए। एक टारपोलिन की कीमत सिराज ने जंग हार कर चुकाई और अंग्रेजों को भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने में मदद मिल गई। एक बुलेट जिसने एक बगावत को जन्म दे दिया और भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का कारण बना और सभी हिंदुस्तानियों ने एक होकर ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया। ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी में शुरू की नई एनफील्ड राइफल्स
जिनके बारे में ये अफवाह आग की तरह फैल गई कि उसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का कवर होता है, जिसे सिपाहियों को अपने दांतों से छीलना पड़ता था। अब ये बात यहाँ के लोगों, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उनके धार्मिक विश्वासों और श्रद्धा के खिलाफ थी। इसकी वजह से ये रिवोल्ट हो गई। सैनिकों ने साफ तौर पर ये राइफल चलाने से मना कर दिया था और अंग्रेजों और देसी सैनिकों के बीच मामला गर्मा गया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने कमांडर पर पहली गोली दागकर इस आग में घी का काम किया। ये इंसिडेंट इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार पूरा भारत एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़ता नजर आया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और नाना साहेब जैसे योद्धाओं ने इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पर इस विद्रोह को ब्रिटिशर्स ने बड़ी चालाकी से दबा दिया। बहादुर शाह जफर को बर्मा भेजकर ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन हो गया। भले ही इस समय ये जंग हारी गई हो, पर अगर ये ना होती तो शायद हमें 90 साल बाद 1947 में आज़ादी भी ना मिलती। इसलिए देश की आज़ादी की लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बनी ये बुलेट इतनी खास है। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब अंग्रेजों की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने के बाद हमारा देश अब आज़ाद हो चुका था। इस दिन को देखने के लिए ना जाने कितने ही लोगों को अपनी जान तक की कुर्बानी देनी पड़ी। भारत में ट्रेड करने आए अंग्रेजों ने जब यहाँ आकर देखा कि इस देश के पास तो पूरे यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड को कई सेंचुरीज तक पालने के रिसोर्सेज हैं, तो उन्होंने देखते ही देखते यहाँ के छोटे राजाओं के बीच डिफरेंसेस का फायदा उठाकर यहाँ शासन करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या, धीरे धीरे हिंदुस्तानी अपने ही देश में बाहर से आए अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गए और कई जुल्मों का सामना करते रहे। सोने की चिड़िया का सारा सोना यूरोप चला गया और चिड़िया के पास चुगने को दाने तक नहीं बचे। पर जब पानी सर के ऊपर चला गया तो पूरे देश ने एक होकर अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाया और भारत को आज़ाद कर एक खुली हवा में सांस ली। पर अंग्रेज जाते जाते भी एक ऐसा जख्म भारत को दे गए जो शायद आज तक नहीं भरा। वो लोग इंडिया के पोटेंशियल को जानते थे, इसलिए उन्हें ये डर था कि कहीं कुछ सालों में इंडिया वापस सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक ट्रेड करने ना पहुंच जाए, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान बनाकर इंडिया को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। इसी के करीब 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने हमारे देश की एकता और अखंडता को दी एक दमदार आवाज़। इंडिया अब एक रिपब्लिक बन चुका था जिसमें आम इंसान को ये हक था कि वो अपनी खुद की सरकार चुन सके। पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसमें पहले ही दिन से हर एक महिला को वोटिंग राइट दिया गया। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. इसी के साथ भारत ने शुरू किया वापस खुद को खड़ा करने का प्रोसेस, जिससे वो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। तो दोस्तों, ये थे इंडियन हिस्ट्री के 10 इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया, बल्कि रचा एक ऐसा इतिहास जो आज भी हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।